अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम व डिमांड प्रिडिक्शन के प्रोजेक्ट के एसएलएस डॉक्यूमेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एज अ होल इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एसएलएस डॉक्यूमेंट की फाइनल स्टेट दिखाई जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका फाइनली एसएलएस डॉक्यूमेंट जब बन जाएगा तो वो किस तरह का दिखना चाहिए। बट बिफोर दैट, अगर आपको इस प्रोजेक्ट या किसी भी आपके CS619 के प्रोजेक्ट की रोड मैप्स वगैरह चाहिए तो मेक श्योर कि आप developerbunu.com के ऊपर विजिट करें, यहाँ पे साइन अप करें। आपके किसी भी प्रोजेक्ट की जितनी भी रोड मैप है कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हो, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें और व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह को आप ज्वाइन कर लें। सो कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम वगैरह लिखना है, हमने अपने ग्रुप आईडी लिखनी है प्रोजेक्ट की, जो कि आपको आपके एलएमएस के ऊपर गिवन मिल जाएगी। आपकी प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी होगी, उसके साथ आप अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने अपने सुपरवाइजर का नेम लिखना है। अब सेकंड पेज से जहाँ से आपका मेन इनपुट डेटा का स्टार्ट होता है, रिवीजन हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर पहले बॉक्स के अंदर आपने डेट लिखनी है। मेक श्योर कि आपके डेट का फॉर्मेट वही हो जो यहाँ पे गिवन है। आपने पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर लास्टली आपने ईयर्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट वर्जन को 1.0 ही आपने रहने देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी है। अब इंट्रोडक्शन आप या तो अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन फाइल के बिल्कुल स्टार्ट में जो आपको एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलती है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके चैट जीपीटी से एक कंसाइज सी इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप एआई से जब चीज़ें ले रहे हैं तो वर्डिंग वगैरह आप चेंज कर लें। और ऑथर के सेक्शन के अंदर आपने अपने स्टूडेंट आईडी वगैरह लिखनी है। नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आप लिखते क्या हैं। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आप बताते हो कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या चीज़ें नहीं इंक्लूडेड। ये तीन चीज़ें कोर चीज़ें जो आपने लाजमन अपने स्कोप के अंदर बतानी है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन किया गया है और डिज़ाइन और डेवलप किया गया है एज अ वेब प्लेटफॉर्म, और ये इनेबल करता है यूज़र्स को कि वो रेस्टोरेंट्स को ब्राउज़ कर सकें, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ऊपर फूड ऑर्डर्स को प्लेस कर सकें। और रेस्टोरेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये प्रोवाइड करता है कि वो सारे अपने मेन्यूज़ वगैरह मैनेज कर सकते हैं, और आपके जो भी यूज़र्स वगैरह ऑर्डर प्लेस करेंगे उनकी डिटेल वगैरह हमारे रेस्टोरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिलती रहेगी, ताकि वो ऑर्डर को कंप्लीट कर सकें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या चीज़ इंक्लूड करता है। अब हमारा प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन इंक्लूड करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हमारे यूज़र्स और हमारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स जो हैं वो लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर जो हैं वो मेन्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको ऑर्डर जो कंप्लीट हो गए हैं उनकी वो रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो एआई मॉडल हमने इसमें प्रिडिक्शन का ट्रेन करना है उसकी वजह से हमें डेटा एनालिसिस वगैरह मिलता रहेगा। अब लास्टली हमने बता दिया कि सिस्टम जो है हमारा पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क में बनेगा, या हम इसको फ्लास्क के अंदर बना सकते हैं या हम इसको जेंगो के अंदर बना सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो हमने बताना है वो इस प्रोजेक्ट की लिमिटेशन है कि क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। हमने वाज़े तौर पे यहाँ पे बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेब बेस्ड फंक्शनैलिटी पे बेस करता है, और ये मोबाइल एप्लीकेशन हम इसमें नहीं बना रहे। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं जो स्कोप के अंदर आपने बतानी है। एक तो आपने अपने प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद आपने बता दिया कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने बता दिया कि क्या चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं इंक्लूडेड। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी वो रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर आप वाज़े तौर पे बताते हो कि आपका सिस्टम आपके यूज़र्स को टेक्निकली क्या क्या चीज़ें अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल, हमारा प्रोजेक्ट हमारे यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एज अ कस्टमर या एज अ रेस्टोरेंट ऑनर साइन अप कर सकें, रजिस्टर कर सकें, लॉगिन कर सकें, और अपने अपने हिसाब से अपने रोल के हिसाब से वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर एज अ रेस्टोरेंट ऑनर किसी ने लॉगिन किया है तो रेस्टोरेंट ऑनर अपने रेस्टोरेंट को ओपन कर सकता है डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो मेन्यू मैनेजमेंट कर सकता है, वो
कोई उसकी फूड की आइटम है तो उसको ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। सिमिलरली वो ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकता है, वो देख सकता है कि उसको किस किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, फिर उस ऑर्डर को प्रोसेस कर सकता है, प्लेस करवा सकता है, उस ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट कर सकता है। सिमिलरली आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, अपने इसने कितने ऑर्डर किए हैं उस महीने में वो सारी उसकी हिस्ट्री देख सकता है। अब वो देख सकता है कि एक महीने में उसने जितने ऑर्डर किए हैं उसका मंथली कितना खर्चा आया है। सिमिलरली जो रेस्टोरेंट ऑनर होगा वो इस चीज़ की रिपोर्ट देख सकता है कि उसने कितने ऑर्डर्स बेचे हैं बेसिकली, और उसका महीने का रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है। फिर लास्टली हमारे पास अगर एआई की साइड पे आए तो हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट एआई की ये है कि हमें हमारा प्रोजेक्ट अलाउ करता है कि हम डिमांड प्रिडिक्शन मॉडल बना सकें, जिससे ज़रिए एआई हमें प्रिडिक्शन देगा कि स्पेसिफिकली अगर कोई रेस्टोरेंट ऑनर है, उसकी एक आइटम है जो एक महीने बहुत ज़्यादा बिकी है और अगले महीने प्रिडिक्शन है कि इतने परसेंट ये और बिकेगी। ठीक है। या एक फूड आइटम है वो हाई डिमांड में रहेगी अगले महीने। ये सब की सब टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। अब ऑन द अदर हैंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि इम्प्लिसिट हैं, वो हमें वाज़े तौर पे फंक्शनली नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेबसाइट 5 सेकंड से पहले ओपन हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे यूज़र जाएगा, उसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर एक वेबसाइट 50 सेकंड में जाके ओपन हो रही है तो आई डोंट थिंक सो कि यूज़र ज़्यादा देर वेट करेगा। ठीक है। सिमिलरली आपकी वेबसाइट इस तरह की हो कि वो ज़्यादा हैवी लोडेड ना हो, छोटे स्मॉल एरियाज़ के लोग जहाँ पे इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है वहाँ पे भी लोग रिलायबली आपकी वेबसाइट को ओपन कर लें, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर आपकी वेबसाइट पे 100, 150, 200, 300 लोग आ जाते हैं और आपकी वेबसाइट क्रैश होती है तो आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। आपकी वेबसाइट इतनी रिलायबल, इतनी स्केलेबल होनी चाहिए कि हज़ारों लोग उस पर आ रहे हैं और वो सेम परफॉर्मेंस के साथ काम कर रही है और वो क्रैश नहीं हो रही। इसकी एक एग्जांपल आपका व्यू का एलएमएस होगा कि जब भी रिज़ल्ट आता है 1 लाख 1.5 लाख बच्चा रिज़ल्ट देख रहा होता है तो वो अक्सर आपका सर्वर वगैरह क्रैश हो रहा होता है, तो व्यू उस रिक्वायरमेंट पे पूरा अभी नहीं उतरा। ठीक है। ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पे बताया कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वो सिक्योर हो, यूज़र की डेटा वगैरह उसमें प्रोटेक्टेड हो, इनक्रिप्टेड हो, अनऑथराइज एक्सेस किसी यूज़र को ना मिले। ये ना हो कि कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट की अकाउंट को खोल के बैठ जाए। ठीक है। रिलायबल हो, स्केलेबल हो, मेंटेनेबिलिटी हो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी के सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर अगर आप देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर भी हमने आ, अपने पैराग्राफ्स वगैरह को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर की हेडिंग्स का यूज़ किया है, एम्फसाइज का यूज़ किया है। अगर आप लोग ये करना चाहो तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके अपनी हेडिंग्स को यहाँ पे एम्फसाइज पे क्लिक कर सकते हो। आप इंटेंस एम्फसाइज ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोल्डेड इंटेंस एम्फसाइज भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने किया होगा। अब नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी यूज़ केस डायग्राम। अब अगेन पहली बात तो ये कि आपने ये डायग्राम कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ये ऑलरेडी एक सबमिटेड डॉक्यूमेंट है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा, देयर आर मेजर चांसेस। ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करनी, यहाँ से वीडियो से सिर्फ आइडिया लें, अपनी वर्डिंग वगैरह यूज़ केसेस वगैरह की चेंज करें, जो यूज़ केसेस आपको लगता है ऐड करने करने चाहिए और वो भी ऐड करें। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, क्या डिफाइन करती है? यूज़ केस डायग्राम डिफाइन करती है कि कौन कौन से यूज़र आपके सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर दो मेन कोर यूज़र्स हैं जिनको हम एक्टर्स कहते हैं। एक एक्टर है कस्टमर, एक एक्टर है रेस्टोरेंट एडमिनिस्ट्रेटर। कस्टमर हमारे सिस्टम के ऊपर लॉग इन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। अगर उसने लॉग इन कर लिया है तो वो अपडेट प्रोफाइल कर सकता है, डैशबोर्ड देख सकता है, रिपोर्ट्स को देख सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, अपना ऑर्डर जो उसने प्लेस कर दी है उसके स्टेटस वगैरह को ट्रैक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो एडमिन है वो लॉगिन तो कर सकता है, फिर अपनी वो रेस्टोरेंट की प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, यानी कि अपने रेस्टोरेंट का नाम वगैरह अगर उसने चेंज करना है तो कर सकता है। अपने मेन्यू को मैनेज कर सकता है, यानी कि अगर उसने कोई फूड आइटम वगैरह ऐड करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, वो कर सकता है। जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं उनके ऑर्डर्स को वो देख सकता है, इनकमिंग ऑर्डर्स को, वो ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, उसको कोई ऑर्डर आया है
तो वो प्रिपेयरिंग की स्टेट में होगा। जब वो प्रिपेयर हो जाएगा तो वो कह सकता है कि स्टेटस चेंज करके आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन हम राइडर का वेट कर रहे हैं। फिर राइडर जब ऑर्डर उठा लेगा तो राइडर या तो स्टेटस को अपडेट करेगा या रेस्टोरेंट का ऑनर अपडेट करेगा कि हमने राइडर को पकड़ा दिया ऑर्डर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ केसेस के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेज सिनेरियोज पे। अब जो जो यूज़ केस डायग्राम के अंदर आपने यूज़ केसेस लिखे हैं, हर एक यूज़ केस को आपने एक्सपैंड करके स्टेप बाय स्टेप बताना है कि उस यूज़ केस को आप कैसे परफॉर्म करोगे, और ये चीज़ें आपने बतानी है यूजेज सिनेरियोज के अंदर। टॉप पे आप अपने एक्टर का नाम लिखोगे और उसके बाद उसके सारे यूज़ केसेस को एक्सपेंडेड वर्जन के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताओगे। फॉर एग्जांपल, कस्टमर हमारा एक्टर है, उसका पहला यूज़ केस है कि वो रजिस्टर करेगा एप्लीकेशन पे जाके, और इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। आप हर यूज़ केस की आईडी लिख सकते हो यूनिक। अब डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि न्यू यूज़र जाता है, हमारा अकाउंट बनाता है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो किस तरह बनाता है, वो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करता है, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नेम लिखता है, ईमेल लिखता है, पासवर्ड लिखता है, एड्रेस लिखता है, फ़ोन नंबर लिखता है। अब अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो तो जब आप कोड वगैरह करोगे तो आपको पता होगा वाज़ेह तौर पे कि आपने फॉर्म के अंदर अपने क्या डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस तरह आसानी देती हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर। फिर यूज़र फॉर्म सबमिट करता है, और बिहाइंड द सीन बैकएंड पे आपका सिस्टम इनपुट, जो भी इनपुट्स उसने दिए होते हैं यानी कि ईमेल वगैरह, उनको वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने का मतलब होता है कि वो देखता है कि ईमेल क्या पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, क्या यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, क्या फ़ोन नंबर जो है सेम पहले से तो नहीं किसी यूज़र का वही वाला है। अगर तो है तो वो रिजेक्ट कर देता है उस साइन अप को, और उससे कहता है कि कोई दूसरा नंबर वगैरह यूज़ करे या दूसरा ईमेल वगैरह यूज़ करे। या अगर पासवर्ड वगैरह उसने मिनिमम जो सिस्टम उसको कहता है कि लिखो आप, उतना नहीं दिया तो उसको कहता है वो कि मिनिमम 8 से ज़्यादा करेक्टर्स वगैरह आपने लिखने हैं, या स्पेशल लेटर्स वगैरह का यूज़ करना है। तो ये आपके यूज़ केसेस को आपने एक्सपैंड करके लिख दिए। सिमिलरली, अगर इस तरह के कोई एरर्स आते हैं जो हमने डिस्कस किए, तो वो एरर्स आपने फिर एक्सेप्शन के टेबल के अंदर लिख लेने हैं। अब यूजर सिनेरियोज के अंदर मेक श्योर करें कि आप यूज़ केस आईडी लिखें, यूज़ केस नेम लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, एक्शन लिखें, प्री कंडीशंस लिखें। प्री कंडीशंस का मतलब होता है कि यूज़र जब रजिस्टर कर रहा है तो उसकी प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमारे केस में प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका पहले से प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ना हो, और पोस्ट कंडीशन ये होगी कि जब वो बना ले अपना अकाउंट तो लॉगिन के पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए ताकि वो लॉगिन कर सके। ठीक है, फिर एक्सेप्शन उसमें ऐड कर सकते हो कि अगर कोई एरर वगैरह आता है तो हमने क्या उसको शो करना है, और ऑथर के अंदर आप अपनी व्यू आईडी वगैरह लिखोगे। ठीक है, ये आपकी यूसेज सिनेरियोज वगैरह के टेबल्स हैं। अब आप यूजर सिनेरियोज के टेबल को रिकमेंडेड यही है कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर रखें, ऑल्दो अगर कलर कर देंगे तो कोई इशू तो नहीं है, लेकिन कुछ सुपरवाइजर्स आपके कहते हैं कि आप इनको ब्लैक एंड वाइट ही रखें। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी प्रेफरेंस है। अब नेक्स्ट अगर आ जाते हैं, ऑल्दो अगर मैं आपको नंबर वाइज बताऊं तो हमने इस प्रोजेक्ट के अराउंड 19 यूज़ केसेस के यूज़ केस सिनेरियोज बनाए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई यूज़ केस सिनेरियो बन सकता है तो आप वो डाल सकते हो अंदर। ठीक है, अगेन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका आ जाता है अडॉप्टेड मेथडोलॉजी का। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी के अंदर मेक श्योर कि आपने व्यू प्रोसेस मॉडल का ही यूज़ करना है जो आपका मेनली चूजन मेथडोलॉजी होगी। लेकिन अडॉप्टेड मेथडोलॉजी के अंदर आपने पहले बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, फिर आपने व्यू प्रोसेस मॉडल के बारे में बता देना है क्योंकि हमने यही चूज़ करना है। और व्यू प्रोसेस मॉडल है क्या है, ये वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों के जो फीचर्स होंगे वो कंबाइंड इस मॉडल के अंदर आपको मिलेंगे। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, वाटरफॉल जब होता है तो वो ऊपर नहीं जाता। ठीक है, पानी बहता ही नीचे को है, वो कभी ऊपर नहीं जाता। इसी तरीके से वाटरफॉल मॉडल के अंदर वो बताते हैं कि अगर आप एक फेज़ कंप्लीट कर लेते हो तो आपने नेक्स्ट फेज़ के अंदर जाना है। जब तक आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर लेते आपने उसकी मेंटेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने रिक्वायरमेंट और डेफिनेशंस पहली दफ़ा लिखी, फिर हम उसके डिज़ाइन पे चले गए, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए, फिर उसकी यूनिट टेस्टिंग पे चले गए, फिर उसकी लास्ट पे जाके हमने मेंटेनेंस देखनी। हमने कभी भी कोई स्टेप करते हुए वापस नहीं आना, कोई चीज़ रिवाइज नहीं करनी। लेकिन स्पाइरल के अंदर हम क्या करते हैं, जब तक हम एक फेज़ को परफेक्ट नहीं कर लेते हम अगले फेज़ पे नहीं जाते। अब व्यू प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या होता है, आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हो। आप रिक्वायरमेंट लिखते हो,
आप नेक्स्ट फेज़ पे जाते हो, आप नेक्स्ट फेज़ को पिछले फेज़ से कंपेयर करते हो। अगर आपको लगता है कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, तो पहले आप इन दोनों फेजेस को कंपैटिबल करते हो वेरिफिकेशंस करके, ठीक है, आपस में। फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट लिखी, आप सिस्टम इम्प्लीकेशंस के अंदर सिस्टम डिज़ाइन जब बनाने के, तो आपको लगा नहीं नहीं कोई चीज़ थी जो रिक्वायरमेंट के अंदर ऐड करने वाली रह गई थी, तो आप वापस गए, आपने वो लिखी, फिर सिस्टम डिज़ाइन उसके मुताबिक आपने कंपैटिबल कर लिया। फिर नेक्स्ट फेज़ में गए, यूनिट टेस्टिंग वगैरह की। अगर आपको लगता है सिस्टम डिज़ाइन के साथ यूनिट टेस्टिंग का कोई इम्प्लीकेशन या कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप वापस गए, वेरीफाई किया, फिर इसका एनालिसिस किया, और फिर आपने उसके फेजेस को कंप्लीट किया। तो मेंटेनेबिलिटी आप इसमें साथ साथ कर रहे होते हो। अब इसको देख लेते हैं जनाब, आपने करना कैसे है। आपने डायग्राम्स वगैरह जो हैं वाटरफॉल और स्पाइरल की, आप CS605 आपकी बुक है जो आपके यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड करती है, आप 605 की बुक को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। यहाँ से आप वाटरफॉल और स्पाइरल की डेफिनेशंस वगैरह और डायग्राम भी उठा सकते हो। अदरवाइज़ आप इंटरनेट से भी उठा सकते हो। इट इज़ योर प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह खुद बनाई हैं, ठीक है। बेटर भी यही है कि आप वैसे खुद बनाओ, क्योंकि सबकी अगर सेम होंगी तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप खुद बनाते हो तो सुपरवाइज़र को लगता है कि आपने एफर्ट पुट की। तो यहाँ पे हमने वाटरफॉल की डायग्राम पुट करनी है फर्स्ट, फिर वाटरफॉल के बारे में कुछ बताना है, उसके स्टेप्स वगैरह बताने हैं। नेक्स्ट स्पाइरल के बारे में बताना है, उसकी डायग्राम लिखनी है, उसके स्टेप्स बताने हैं। और चोजन मेथडोलॉजी में हमने सिर्फ और सिर्फ व्यू प्रोसेस मॉडल ही सिलेक्ट करना है। फिर अगेन जिस तरह हमने ऊपर स्टेप्स बताए हैं उन दोनों मॉडल्स के, इस मॉडल के स्टेप्स बताने हैं, और इस मॉडल की डायग्राम वगैरह बना देनी है। और लास्टली बताना है कि हमने ये मॉडल चूज़ क्यों किया है। और हमने बहुत सिंपल वे से चूज़ किया है कि हमारे पास इसके दोनों फीचर्स, उन दोनों मॉडल्स के फीचर कंबाइंडली इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो हम मेंटेनेबिलिटी साथ साथ कर सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास वर्क प्लान है। वर्क प्लान डायग्राम आपकी ये आपको बताती है कि आपने प्रोजेक्ट कब डिसाइड किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फेजेस थे, और हर एक फेज़ के अंदर आपने स्पेसिफिकली क्या क्या टास्क परफॉर्म किया था, कितने दिन में किया था, कब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कब आपका प्रोजेक्ट एंड हुआ था। सिमिलरली कब आपका कोई फेज स्टार्ट हुआ था और कब वो एंड हुआ था। अब रिकमेंडेड मैं भी आपको यही करता हूँ, यूनिवर्सिटी भी आपको यही करती है कि आप MS प्रोजेक्ट के अंदर ही अपना वर्क प्लान बनाएं, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्ड वर्क प्लान बनता है और प्यारा दिखता है। अगर आप ऑनलाइन टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो एक्सेप्टेबल है। कुछ सुपरवाइज़र ऑल दो यही कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ MS प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाएं, तो इट्स अप टू यू। आप अगर ऑनलाइन टूल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सुपरवाइज़र को टीम्स पे मैसेज करके पहले पूछ लो कि वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर भी लेंगे उस डायग्राम के साथ कि नहीं। अदरवाइज आप इसी MS प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको बनाएं। तो यहाँ पे MS प्रोजेक्ट के अंदर हमने किस तरह अपने वर्क प्लान को बनाया है। हमने टॉप के ऊपर अपनी हेडिंग लिखी है, फिर अपने फेजेस के बारे में बताया कि कितने फेजेस हैं, और हर फेज़ के अंदर हमने सब टास्क लिख दिए कि हमने हर फेज़ के अंदर क्या किया था। अब ये सब टास्क आपको कहाँ से मिलेंगे जनाब? आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके सारे सब टास्क वगैरह रिटर्न होते हैं। अच्छा जी, अब ये आपका पूरा का पूरा SRS डॉक्यूमेंट था, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम विद डिमांड प्रिडिक्शन का। आई होप कि अच्छे से समझ आई होगी। मेक श्योर कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम पे पेज नंबर्स वगैरह ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट के टैब में अगर आप जाओगे, पेज नंबर के अंदर जाओगे, तो बॉटम पे आपको यहाँ पे प्लेन नंबर वगैरह ऐड आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने फाइनलाइज्ड स्टेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह बनाना है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स अचीव कर सकें, ठीक है। अब अगेन अगर स्टेप बाय स्टेप आप सीखना चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट को किस तरह बनाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना है, हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट की हुई हैं चैनल पे। आप सिंपली SRS डॉक्यूमेंट CS619 डेवलपर मोनो सर्च करें, आपको इस थंबनेल के साथ जो वीडियो मिलेगी आप ये भी देख सकते हो, या रिसेंटली हमने एक नई अपडेटेड वीडियो यहाँ पे डाली हुई है, ये भी देख सकते हो। इन दोनों वीडियोस के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने किस तरह पूरे SRS के डॉक्यूमेंट को बिल्ड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो बच्चे जो पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या पेड ये वाला डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।